हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप RSAT की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी RSAT की तैयारी को देखते हुए एक और क्लास लेके आया हूँ मैं। इस क्लास के अंदर पूरे 35 पर्सन है और ख़ास बात ये इस क्लास की कि ये जो 35 पर्सन है ना भाई साहब, ये एक तरीके से आपके एग्जाम में जैसे पर्सन बनते हैं वैसी क्लास है एक तरीके से। मतलब ये जो क्लास है प्रीवियस जो पर्सन आए थे एग्जाम में, ठीक है, पिछले एग्जाम में जो पर्सन आए थे उसके बेस पे क्लास है, ठीक है। तो अगर इस क्लास के अंदर अगर आपके मान लो 35 में से 25% भी सही हो जाते हैं इस क्लास में, तो ये मानूंगा मैं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आराम मतलब परफेक्ट तैयारी है आपकी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है कि MS वर्ड में किसी दस्तावेज के अंदर किसी विशेष स्थान यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर भविष्य में आसानी से वहां जाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए आप सभी बच्चे, और 4 ऑप्शन भी आपके सामने। पहला है क्लिप आर्ट, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक या बुकमार्क। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि MS वर्ड में किसी दस्तावेज के अंदर किसी विशेष स्थान को नाम देकर भविष्य में आसानी से वहां जाने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है भाई। क्लिप आर्ट का, क्रॉस रेफरेंस का, हाइपरलिंक का या बुकमार्क का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाइपरलिंक होगा या बुकमार्क होगा, मतलब क्लिप आर्ट नहीं होगा, क्रॉस रेफरेंस भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए 2 ऑप्शन बचे हैं सामने, C या D। क्या आपके माइंड में आ रहा है भाई, हाइपरलिंक या बुकमार्क? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई किसी दस्तावेज में, मतलब एक ही दस्तावेज में ये दस्तावेज है और इस दस्तावेज के अंदर इस पॉइंट से, मतलब एक ही दस्तावेज के अंदर दूसरी जगह पे जाना, मतलब एक ही फाइल के अंदर एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे हाइपरलिंक का, कुछ लोग बोलेंगे बुकमार्क का। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो बुकमार्क होगा। तो ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने बुकमार्क यहाँ पे टिक किया है, उन सभी का सही होगा। अब हाइपरलिंक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइपरलिंक क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट से या एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए, मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए लिंक बनाता है, या दूसरी से पहली में आने के लिए लिंक बनाता है। मतलब एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे। हम लिख सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल, है ना। और यहाँ पे बात करें बुकमार्क की, तो ये क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए बुकमार्क किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पहले में आप सभी बच्चों ने D ऑप्शन किया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए ध्यान से कि ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता किन फील्ड्स में जोड़ा जा सकता है जहां संदेश अलग अलग दृश्यता के साथ भेजा जाता है। मतलब हम ईमेल प्राप्तकर्ता का पता किन किन चीज़ों में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ईमेल जब भेजते हैं ना हम, तो जो प्राप्तकर्ता होता है उसका एड्रेस हम टू में भी लिख सकते हैं, CC में भी लिख सकते हैं और BCC में भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक का पता CC में क्या होता है कि सभी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा नहीं देख सकता, मतलब एक तरीके से ये हिडन रहता है, एक तरीके से क्या रहता है दोस्तों, हिडन रहता है इसमें पता। तो यहाँ पे 2 CC और BCC तीनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 नहीं होगा, केवल 2 और CC नहीं होगा, 2 CC तथा BCC तीनों में। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों C ऑप्शन इज राइट, 2 CC तथा BCC तीनों में होगा। तो यहाँ पे C ऑप्शन लगा लो टिक सभी बच्चे। अब बात करें यहाँ पे कि भाई CC का पूरा नाम क्या होता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर किन्हीं बच्चों को पता है कि भाई BCC का पूरा नाम क्या होता है और CC का पूरा नाम क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। और BCC का होता है दोस्तों BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसका होता है, BCC का मतलब होता है। CC का होता है कार्बन कॉपी, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उम्मीद करूंगा दोनों की फुल फॉर्म भी आपको पता लग गई होगी। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि विंडोज 11 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को सिस्टम फाइल्स यानी कि रजिस्ट्री तथा इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को किसी पूर्व स्थिति यानी कि प्रीवियस स्टेट में पुनः स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज डिफेंडर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो यहाँ पे होगा दोस्तों सही ऑप्शन होगा सिस्टम रिस्टोर पॉइंट ऐसी सुविधा देता है। कौन देता है दोस्तों, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट देता है। तो यहाँ पे आएगा तीसरे में B ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करूंगा तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करो जिनकी RSAT के एग्जाम है, तो जल्दी से कर दीजिए शेयर सभी बच्चों के पास में। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि MS एक्सेल में यदि किसी सेल का कंटेंट बहुत बड़ा और पूरा दिखाई नहीं दे रहा है
तो उसे एक ही सेल में कई लाइनों में दिखाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, एक ही सेल के अंदर कई लाइनों में दिखाने के लिए, एक ही सेल के अंदर कई लाइनों में दिखाने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई, मर्ज सेल का करेंगे, इंसर्ट का करेंगे, फिट टू वन पेज का करेंगे या रैप टेक्स्ट का करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही सेल में कई लाइनों में दिखाने के लिए हम करेंगे रैप टेक्स्ट का, WRAPTEXT, इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब यहाँ पे मर्ज सेल क्या करता है दोस्तों, मर्ज सेल का एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे एक सेल है, इससे दूसरी सेल कनेक्टेड है और इससे तीसरी सेल कनेक्टेड है, तो ये क्या करता है मर्ज सेल, इन तीनों को एक ही कर देता है दोस्तों। मतलब एक या दो से अधिक सेलों को एक सेल बनाता है, कौन, मर्ज सेल। तो यहाँ पे आएगा रैप टेक्स्ट। ठीक है, उम्मीद करूंगा चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि ई कॉमर्स के संदर्भ में सीओडी का सही और पूर्ण रूप क्या है। ई कॉमर्स के संदर्भ में बात करें सीओडी का पूर्ण रूप क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिमांड या कार्ड ऑन डिलीवरी। अब बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे ई कॉमर्स की। अब ई कॉमर्स होता क्या है बच्चों, देखिए जहाँ से हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, है ना, मतलब खरीदारी कर सकते हैं एक तरीके से, खरीदारी ओके, ये कर सकते हैं, ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपने बोला होगा कि भाई जैसे कि आप घर बैठे पैसे देते हैं आने के बाद में, उसे बोलते हैं सीओडी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। क्या होगा बच्चों, कैश ऑन डिलीवरी होगा। बहुत इजी पर्सन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती है जिनसे हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, मीशो हो गया, अमेजन हो गया, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हम खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा करके अनाधिकृत रूप से डेटा तक पहुंच प्रदान करता है या प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। यदि व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर अनाधिकृत रूप से डेटा तक पहुंच प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर या प्रोग्रामर। क्या कहा जाता है बच्चों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों हैकर। क्या कहते हैं बच्चों, हैकर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, हैकर। उम्मीद करता हूँ छठा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है, बल्कि एक यूजर इंटरफेस से संबंधित शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है, बल्कि एक यूजर इंटरफेस से संबंधित है। PNG, ग्राफिक, GIF, BMP या GUI। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा GUI, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो डी ऑप्शन कर लीजिए आप सातवें प्रश्न में। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतें या शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु प्रदान की जाने वाली आधिकारिक सेवा को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान संपर्क, राजीवोल्ट, RSRTC या RPSC। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि ऑनलाइन शिकायतों का निवारण जिस पे होता है वो होता है दोस्तों राजस्थान संपर्क। क्या है बच्चों, राजस्थान संपर्क। इसके टोल फ्री नंबर क्या है, 181 है। ठीक है, यहाँ से आप शिकायत कर सकते हैं। राजीवोल्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम ऑनलाइन फाइलें स्टोर, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ठीक है, राजीवोल्ट के अंदर। ठीक है, एक राजस्थान की ई क्लाउड या फिर क्लाउड सेवा है एक तरीके से, है ना। अब बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि MS एक्सेल में चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विशेष रूप से बड़े डेटा सेट के संदर्भ में। डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा को दृश्य यानी कि विजुअल रूप में प्रस्तुत करना, डेटा को हटाना या डेटा को इनक्रिप्ट करना। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। MS एक्सेल में चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विशेष रूप से बड़े डेटा सेट के संदर्भ में। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, जब चार्ट की बात की जा रही है तो सीधा सा आएगा दोस्तों डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 9वीं में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, विशेषकर तब जब उपयोगकर्ता कोई फाइल डिलीट करता है।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है, विशेषकर जब उपयोगकर्ता कोई फाइल को डिलीट करता है? अस्थायी इंटरनेट फाइलों को स्टोर करना, हटाई गई फाइलें और फोल्डर्स को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करना या रन हो रहे प्रोग्राम को दिखाना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से कौन सा यहाँ पे सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आ रहा है अस्थायी इंटरनेट फाइलों को स्टोर करना, नहीं, इंटरनेट का पर्सनल थोड़ी ना करता है, तो गलत हो गया ऑप्शन। तो हटाई गई फाइलों और फोल्डरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, बी ऑप्शन इज राइट बच्चों। 10वीं में क्या आएगा बच्चों, बी ऑप्शन आएगा। लेकिन अब कोई बोले कि ये अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, लेकिन परमानेंट मिटाने के लिए क्या करेंगे हम? परमानेंट मिटाने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे भाई? आप चाहते हैं कि भाई परमानेंट मिट जाए, या परमानेंट मिटाने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे शिफ्ट है ना प्लस डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे परमानेंट मिटाने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों। तो ये 10% हो चुके हैं और 10 में से आपके कितने ऐसे पर्सन हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। किन किन बच्चों के पूरे 10 में से 10% एकदम सही हो चुके हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी को तेजी से खोजने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला टूल कौन सा है? मतलब इंटरनेट पे आप कोई जानकारी खोज रहे हैं, तेजी से खोज रहे हैं आप, तो किसका उपयोग करेंगे? ईमेल का, सोशल मीडिया का, सर्च इंजन का या ऑनलाइन शॉपिंग का? दोस्तों अगर जानकारी को तेजी से खोजना है तो यहाँ पे सर्च इंजन का प्रयोग किया जाएगा। किसका बच्चों? सर्च इंजन का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक जो सर्च इंजन बताऊँ मैं आपको, एक गूगल है, GOOGLE गूगल। एक हो गया दोस्तों बीइंग, ये क्या है दोस्तों? आपके सर्च इंजन है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि MS एक्सेल में वर्तमान तिथि और समय यानी करंट डेट एंड टाइम को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा फंक्शन सही है? दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ पे बात की जा रही है तिथि और समय की। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ तिथि की बात की जाती, किसकी दोस्तों? सिर्फ तिथि की बात की जाती तो एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है टुडे। क्या होता है बच्चों? टुडे होता है। ये फंक्शन क्या करता है? सिर्फ तिथि निकालता है। लेकिन यहाँ पे तिथि एंड समय दोनों की बात की जा रही है तो यहाँ पे उपयोग किया जाएगा दोस्तों नाउ का फंक्शन। किसका? नाउ का। नाउ क्या करता है? समय एंड तिथि दोनों यहाँ पे प्रस्तुत करता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइंड का क्या करता है दोस्तों। तो यहाँ पे टेक्स्ट की पोजीशन सेट करता है। ये मोड क्या करता है दोस्तों? शेषफल निकालता है। यहाँ पे क्या निकालता है दोस्तों? शेषफल निकालता है। क्लियर यहाँ तक का? और यहाँ पे मिड क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट की मिड की वैल्यू देखता है ये। ठीक है, अगर मिड की वैल्यू देखनी है तो आपको, तो यहाँ पे नाउ क्या करेगा दोस्तों? तिथि और समय दोनों यहाँ पे निकाल के देगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः PDF फाइल को खोलने और पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है? डिवाइस ड्राइवर, एडोब रीडर, कॉर्टाना या विंडोज डिफ्रैगमेंटर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्यतः PDF फाइलों को खोजने के लिए किया जाता है, खोलने के लिए, सॉरी, खोलने और पढ़ने के लिए? तो यहाँ पे आएगा PDF फाइल को एडोब रीडर के द्वारा। किसके बच्चों? एडोब रीडर के द्वारा खोला जाता है और पढ़ा जा सकता है इसके द्वारा, है ना। तो एडोब रीडर कर लीजिए 13वें में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे लिनक्स है, DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे यूनिक्स है, DOS है और लिनक्स भी है। तो HP दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा कि कौन सा नहीं है? यहाँ पे HP नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे तीनों हैं। अब चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें जो कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित है। दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें जो कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों से क्या है दोस्तों? संबंधित है। पहला, फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है जिसे एडोब द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा, लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा, विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। या फिर 8 बाइट्स बराबर 1 बिट। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और आपने क्लियर भी कर लिया होगा। तो क्या होगा दोस्तों 15वें का सही जवाब? जल्दी से बताइएगा मुझे। क्लास कैसी लग रही वो भी बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी से, अब सभी बच्चे। तो यहाँ पे बात करें कि दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें जो कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है
फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, एडोब द्वारा विकसित किया गया है। तो गलत कथन की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये तो सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 8 बाइट्स बराबर 1 बिट, ये क्या है दोस्तों, गलत कथन है। तो डी ऑप्शन इज राइट बच्चों। 15वीं में क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। मुझे बताइए कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। और हाँ, अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो उन बच्चों के पास में शेयर जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, विंडोज एक्सप्लोरर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर का मुख्य कार्य क्या है, विशेष रूप से फाइल प्रबंधन के संदर्भ में। फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना, सिस्टम प्रोसेस को नियंत्रित करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना या प्रोग्रामिंग निर्देश देना। दोस्तों बात करें यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर या मुख्य कार्य क्या है इसका, तो इसका मुख्य कार्य दोस्तों फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करना। क्या है बच्चों, फाइल और फोल्डर्स को क्या है, मैनेज करना है। 16 में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां है, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की डिवाइस है जो मुख्यतः आउटपुट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है, स्टोरेज डिवाइस, डिस्क, प्रिंटर या बस। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रिंटर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रिंटर। ओके, PRINTER, प्रिंटर। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा 18वां यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मोबाइल डिवाइस में नेविगेशन के लिए उपयोग की जाती है जो सैटेलाइट आधारित होती है, GPS, RFID, ब्लूटूथ या ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है नेविगेशन यानी कि लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कौन करता है दोस्तों, GPS करता है। तो यहाँ पे आएगा GPS यानी कि ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की और 19वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि CPU का वह भाग कौन सा है जो कंप्यूटर की सभी घटकों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कोऑर्डिनेशन बोर्ड या बात करें कंट्रोल यूनिट या बात करें वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि CPU का कौन सा भाग है, तो यहाँ पे बात करें तो वो भाग है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या है बच्चों, कंट्रोल यूनिट, इसको हम CU बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा 19वां भी आपको समझ में आ गया होगा। CU क्या करता है दोस्तों, गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी कि निर्देशों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के 20वें प्रश्न की और 20वां प्रश्न है कि देखिए ध्यान से 20वां प्रश्न कथन का है दोस्तों यहाँ पे, जिसके आंसर लास्ट में भी है। तो यहाँ पे पहले कथनों पे विचार करना है आपको, जो कथन सही होता है उसका आंसर भी टिक करना है आपको। तो कथन ऐसे आएंगे, ध्यान रखना आपका 1% कथन का बनता है यहाँ पे। तो कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि CD DVD बर्न करने का अर्थ केवल DVD डिस्क को फॉर्मेट डेटा हटाना होता है। दूसरा CVV यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू सामान्य कार्ड के सामने की ओर 4 अंकों का होता है। दोस्तों यहाँ पे बर्न करने का अर्थ केवल डिस्क फॉर्मेट करना नहीं होता है दोस्तों, गलत है। और यहाँ पे बात करें कि CVV सामान्य कार्ड सामने 4 अंकों का कोड होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है दोस्तों। यहाँ पे कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है। यहाँ पे आएगा न तो 1 और न ही 2। डी ऑप्शन इज राइट बच्चों, डी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करूंगा 20वां आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे बताइए कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं आज की क्लास में। 21वां प्रश्न है कि MS वर्ड में गटर मार्जिन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, विशेषकर बाइंडिंग के संदर्भ में। MS वर्ड में गटर मार्जिन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, एक तरीके से जैसे पेज होता है, ठीक है। ये पेज में यहाँ पे पहले 4 मैं आपको बताता हूँ मार्जिन कौन कौन से होते हैं। एक होता है टॉप का, एक होता है बॉटम मार्जिन, है ना, ठीक है। एक होता है यहाँ पे राइट मार्जिन और एक होता है यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब एक बाइंडिंग लगाई जाती है ऐसी आपकी, और इस बाइंडिंग के अंदर की जो जगह होती है, मतलब कॉपी के बाइंडिंग के अंदर की जो जगह होती है उसको बोलते हैं गटर मार्जिन। क्या होता है दोस्तों, GUTTER, गटर मार्जिन बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे आएगा दस्तावेज के बाइंडिंग हेतु अतिरिक्त मार्जिन देने के लिए, दस्तावेज के बाइंडिंग हेतु अतिरिक्त मार्जिन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करें पेज का ओरिएंटेशन, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जिनका कोई संबंध गटर मार्जिन से नहीं है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट 21वें में। अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की और 22वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वेब ब्राउजर में किसी विशिष्ट वेबसाइट को खोलने के लिए उसका URL किस स्थान पर टाइप किया जाता है ताकि वह सीधे लोड हो सके। होम बटन, स्टेटस बार, एड्रेस बार या
स्टॉप बटन। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो वेबसाइट खोलने के लिए उसका एड्रेस टाइप किया जाता है, आप सभी को पता है, एड्रेस बार में किया जाता है। किसमें बच्चों? एड्रेस बार में किया जाता है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23वां कि वित्तीय लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड क्या कहलाता है? तो भाई यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड भी लिखा मिल गया होगा आपको। ये हो सकता है कि आपको नहीं मिले लिखा हुआ वहाँ पे एग्जाम में, तो बट वन टाइम जो एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड होता है ना, उसे हम बोलते हैं दोस्तों OTP बोला जाता है बच्चों, OTP। तो यहाँ पे आएगा OTP, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां है कि यदि गेम खेलते समय या वीडियो एडिटिंग के दौरान स्क्रीन पर ग्राफिक धुंधले दिखाई दे और सिस्टम हैंग होने लगे तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? USB पोर्ट्स की कमी, GPU की कम क्षमता या पुराने ड्राइवर, या बात करें हार्ड डिस्क में अधिक खाली स्थान या कम एप्लीकेशन इंस्टॉल होना। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि GPU कम या पुराने ड्राइवर, मतलब GPU की जो क्षमता है वो कम हो या पुराने ड्राइवर्स हो, तो ऐसी हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा 24वें में बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करूंगा 24वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 25वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा कि URL, पूरा नाम क्या है URL का? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, विशेष रूप से इंटरनेट पर नेविगेशन के संदर्भ में? पहला ऑप्शन, डेटा को टेलीफोन लाइन से ट्रांसफर करना, इंटरनेट की स्पीड को नियंत्रित करना, नेटवर्क केबल को जोड़ना, या वेब पर किसी विशेष संसाधन यानी कि रिसोर्स का पता प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा वेब पर किसी विशेष संसाधन यानी कि रिसोर्स का पता प्रदान करना। डी ऑप्शन इज राइट। 25वें में क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा 25वां आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए बच्चों, इन 25 प्रश्नों में से कौन कौन ऐसे बच्चे जिनके 20 प्रश्न अभी तक सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं? तो उम्मीद करूंगा आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, जहाँ से आपको मतलब एक तरीके से पूरी नॉलेज मिल जाएगी सारे प्रश्नों की, और अच्छे से पेपर आप करके आओगे। अब चलते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि जब आप किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करते हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार में कौन सा संकेत दिखाई देता है? जब आप किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करते हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार में कौन सा संकेत दिखाई देता है? वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में, URL की शुरुआत HTTPS से, केवल एक एड्रेस बार, या कॉपीराइट चिन्ह? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जब आप किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करते हैं तो ब्राउजर के एड्रेस बार में कौन सा संकेत दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, जब सुरक्षित वेबसाइट की बात की जाए तो एक संकेत दिखाई देता होगा आपको HTTPS, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉक का चिन्ह और दिखाई देता है ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि URL की शुरुआत में HTTPS यहाँ पे नजर आएगा आपको। तो बी ऑप्शन इज राइट। 24वें में क्या आएगा बच्चों? 26वें में क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा URL की शुरुआत में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि URL का पूरा नाम क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान से क्लास देख रहे हैं मेरी, बताओ कि URL का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? URL का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है कि ऑनलाइन सर्वे क्विज और फॉर्म बनाने तथा उनका डेटा एकत्रित करने के लिए कौन सा गूगल एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल पे, या गूगल फॉर्म्स? जल्दी से बताइएगा दोस्तों 27वें में क्या सही जवाब होगा? तो बात की जाए दोस्तों ऑनलाइन सर्वे की, क्विज और फॉर्म बनाने तथा उनका डेटा एकत्रित करने के लिए आप करेंगे दोस्तों गूगल फॉर्म्स का उपयोग। किसका बच्चों? गूगल फॉर्म्स का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन इज राइट बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कथन निष्कर्ष का है। मैंने बताया था ना कि आपकी जो एग्जाम होगी उसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो मिलान करने के होंगे और कथन निष्कर्ष के होंगे। तो यहाँ पे कॉलम ए दे रखा है आपको यहाँ पे, और कॉलम ए को यहाँ पे कॉलम बी से आपको मिलान करना है एकदम अच्छे से पढ़ करके इसको। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैं एक बार मिलान कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों B2C। क्या आ रहा है बच्चों? B2C आ रहा है। पूरा नाम है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो B2C का मतलब क्या होता है देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर आपको टिक करना है। B फॉर बिजनेस होता है, तो बिजनेस मान लो एक कंपनी है, और कंज्यूमर मान लो एक ग्राहक है, ठीक है। तो जब आप एक कंपनी से एक ग्राहक को माल बेचते हैं तो वो होता है B2C। तो यहाँ पे आ रहा है कंपनी
एक ग्राहक को माल बेचती है, तो अपने यहाँ पे आ रहा है कि उपभोक्ता अपने सीधे उपभोक्ता को बेचते, तो ये नहीं है। कंपनी अपने उत्पाद सेवाएं अन्य को बेचती है, कंपनी अपने उत्पाद अंतिम उपभोक्ता को बेचती है, मतलब कंपनी बेच रही किसको, उपभोक्ता को। आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या आएगा बच्चों, आर आएगा, मतलब आर सही है इसमें ऑप्शन ये रहा। पहले का क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, B2B है। B2B मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो है ना दूसरी कंपनी को माल बेच रही है, B2B का मतलब। तो यहाँ पे उपभोक्ता अपने नहीं, कंपनी अपने अपने उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता को बेचती नहीं, कंपनी अपने उत्पाद सेवाएं अन्य कंपनी को बेचती है। कंपनी बेच रही है यहाँ पे इस कंपनी को, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, तो यहाँ पे आएगा B2B। ये आएगा किस में बच्चों, दूसरे में आएगा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लीजिए दूसरे में क्यों ऑप्शन। अब बचा तीसरा, तो यहाँ पे आ रहा है कि C2C मतलब एक कंज्यूमर, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को माल बेच रहा है या दूसरे कंज्यूमर को माल बेच रहा है विदाउट कोई कंपनी, तो यहाँ पे आएगा C2C। तो उपभोक्ता अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं। तो यहाँ पे तीसरे में आएगा बच्चों P, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले में R, दूसरे में क्या आएगा Q, और तीसरे में आएगा बच्चों P। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें पहले में R, दूसरे में Q और तीसरे में P होगा। तो पहले में R, दूसरे में Q और तीसरे में P है दोस्तों, B ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों, B ऑप्शन इज राइट। पहले में R, दूसरे में Q और तीसरे में P होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, 28वां। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां है दोस्तों कि जब आप ऑफिस से बाहर जाते हैं तो कंप्यूटर को लॉग ऑफ यानी करना क्यों आवश्यक होता है। जब आप ऑफिस से बाहर जाते हैं तो कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करेंगे आप। पहला ऑप्शन, ताकि कोई अन्य व्यक्ति आपकी फाइलें, डेटा या पासवर्ड का दुरुपयोग ना करें, या सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए, केवल नियम का पालन करने के लिए, या सिस्टम को बंद करने के लिए। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये 29वां। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। तो 29वें में आएगा बच्चों की ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति अपनी फाइलें, डेटा, पासवर्ड का दुरुपयोग ना कर सके, मतलब ए ऑप्शन इज राइट बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एम आधार ऐप में एम का क्या अभिप्राय है जो उपयोग और प्लेटफॉर्म को दर्शाता है। एम आधार ऐप में एम का क्या अभिप्राय है जो इसके उपयोग और प्लेटफॉर्म को दर्शाता है। मैक्रो, माइक्रो, मोबाइल या मैन। दोस्तों एम आधार में हम बोल सकते हैं इसको मोबाइल आधार। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मोबाइल आधार बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, मोबाइल आधार। तो अब मुझे बताइए इन 30 प्रश्नों में से कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके 25 प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न पूछ रहा है किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर। तो बच्चों यहाँ पे हार्ड कॉपी प्राप्त करने की बात की जा रही है, तो ये किया जाएगा दोस्तों प्रिंटर का। किसका, प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा इसमें। तो बी ऑप्शन इज राइट, प्रिंटर, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी कि MOOC प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना यहाँ पे MOOC का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में। पहला ऑप्शन, उत्पादों को सीधे उपभोक्ता को बेचना। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ज्ञान उपलब्ध कराना। डिजिटल हस्ताक्षर को सक्षम बनाना या क्लाउड स्टोरेज सुविधा प्रदान करना। तो बच्चों यहाँ पे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की बात की जाए तो ये होगा दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ज्ञान उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन इज राइट बच्चों। क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ज्ञान उपलब्ध कराना, ठीक है। तो 32वें में क्या कर लीजिए सभी बच्चे, बी पे टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि प्रोसेसर यानी कि CPU की कार्य करने की गति को मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। वेलोसिटी, यूनिट, क्लॉक स्पीड या मेमोरी। दोस्तों बात की जाए CPU की कार्य करने की गति को मापने के लिए हम प्रयोग करेंगे क्लॉक स्पीड का। किसका बच्चों, क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। 33वें में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा, क्लॉक स्पीड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनका उपयोग संचार एवं नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट का, यूट्यूब, गूगल प्ले या आउटलुक का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या LPG, PRSI या SSL। यहाँ बात की जा रही दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या होंगे दोस्तों, फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, ट्विटर होगा, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों, X है। तो यहाँ पे C ऑप्शन इज राइट। 34वें में क्या आएगा बच्चों, C ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ 34वां प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है आपका 35वां कि MS पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन का मूल रूप से किससे मिलकर बनता है। मतलब एक पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन मूल रूप से किससे मिलकर के बनता है, चार्ट से, वर्कबुक से, वर्कशीट से या स्लाइड से। तो अगर आपको आता है ये प्रश्न तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। देखते हैं कौन कौन से बच्चे आज के अंतिम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो इस क्वेश्चन का जरूर दीजिए भाई बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, स्लाइड्स होगा बच्चों। क्या होगा, स्लाइड्स। D ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 35 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इन 35 प्रश्नों में से आपके कम से कम 30 प्रश्न तो सही हो गए होंगे। तो किन किन बच्चों के इन 35 प्रश्नों में से 30 प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास को उन बच्चों के पास भेजो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूँ आपको, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को देखो आराम से। ठीक है, और 2x की स्पीड में देख लो चाहे अच्छे से, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।